अगर आज मुल्क में फैशन एक इंडस्ट्री है तो इसका मरहबा जाता है रितु कुमार को। रितु ने फैशन लफ्ज को एक भारतीय पहचान दी। सिर्फ 4 हैंड ब्लॉक प्रिंटर्स के साथ 1969 में रितु ने शुरुआत की। उनके काम में मुल्क की सदियों पुरानी रिवायतों और कारीगरी का निचोड़ एक नए अंदाज में नजर आया। आज मुल्क में 35 स्टोर्स के अलावा देश विदेश में रितु के डिजाइन किए कपड़े बिकते हैं। मुल्क में वो पहली डिजाइनर थी जिन्होंने बुटीक कल्चर की शुरुआत की। हाथ की कारीगरी मशीनों को कैसे टक्कर देती है, ये बात साबित की रितु कुमार ने। रितु कुमार आज हमारे रूबरू। मीर का शेर है, क्या कहूँ कैसा कद्दे बाला है, कालिबे आरजू में ढाला है। यानी रितु एक उस बदन को मीर कह रहा है कि मैंने आरजू के कालिब में उसको ढाल दिया है। मीर का तो एक तस्वुर था और आप सचमुच करती हैं। ये तो सदियों से चला आ रहा है कि somebody dresses beautifully, और ये कोई डिज़ाइन या फैशन की चीज़ नहीं है। ये जैसे आप खाना अच्छा खाते हैं, ये वही चीज़ है। जैसे हर एक लेवल में आपकी जो लाइफ है, लाइफ के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, खाना, हवा, बारिश, ये सब clothes are also part of the same thing to me। हिंदुस्तान को 3 चीज़ें जोड़ती जी, साड़ी, संगीत, संस्कृत। आपने साड़ी को रीडिस्कवर किया और उसको रीडिज़ाइन किया, उसमें एक नया वक़ार दिया। ये इम्पल्स कहाँ से आई आपके अंदर? देखिए, साड़ी को एक नया रूप देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्री हिस्टोरिक आप समझ लें, 3000 BC का भी देख लें, आप कोई भी स्कल्पचर देख लें, व्हाट इज़ अ साड़ी? इट इज़ अ पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लोथिंग। मतलब जो कपड़े को आपने काट के उसको सिलाई करके एक माहौल में नहीं डाला, आपकी वो टेक्सटाइल हेरिटेज है कि किसी वीवर ने उसको वीव किया या किसी प्रिंटर ने उसको प्रिंट किया। उसमें कला जो गई है वो 6 मीटर या 9 मीटर या 3 मीटर जो भी वो कपड़ा है, या चाहे अंग वस्त्र छोटा हो बड़ा हो, वो कपड़े में जो क्राफ्ट्समैन ने अपना जो एनर्जी और अपनी कला लगाई है वो तो आपको मिल गई। अब चाहे आप कौन से भी एज के हों, अपना अपना तरीका होता है उसको पहनने का। सो यू ड्रेप इट अकॉर्डिंग टू योर माहौल, आपकी सिविलाइजेशन कहाँ से है, आपकी ट्रेडिशन कहाँ की है। आप गुजरात से होंगे तो एक किस्म से पहनेंगे, बंगाल से होंगे एक किस्म से पहनेंगे, महेश्वर में 9 यार्ड्स की होगी, वो चंदेरी की बनी होगी। उसमें जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो साड़ी वीव करने में, उसका लेंथ विथ करने में, उसमें आपका हाथ नहीं है। वो आप एक और साइंस से आपके पास आई है। उसके बाद इट इज़ योर एनर्जी विच इज़ गोइंग टू पुट इट इनटू सम शेप। अब आप एक पेयर जीन्स ले लीजिए या लिटिल ब्लैक ड्रेस ले लीजिए, वो यूं की तू आती है, आपको वही पहनना पड़ेगा। आपका चाहे जो साइज़ हो, चाहे लुक हो, चाहे एज हो। इंडिया में इसमें इतनी खूबसूरती है कि ये कभी आई होप विल नेवर डाई, क्योंकि इट इज़ कस्टमाइज्ड फॉर एवरी प्लेस, एवरी एज, एवरी ओकेजन। ये जो लिबास पहले था कि एक अस्त्र जो कि स्टिच अनस्टिच्ड हो, वो कहीं अब कोई नहीं पहनता है क्या? हमारे यहाँ बंगाल में फॉर इंस्टेंस कभी ऊपर का वस्त्र पहना नहीं जाता था। दे यूज्ड टू लपेटो दिस कपड़ा। इट वाज एस्थेटिक, इट वाज प्रैक्टिकल एंड इट वाज क्वाइट ब्यूटीफुल। ये वो एस्थेटिक्स है जिसमें हमारे उर्दू के शायर ने फूल की पत्ती गूंद के देखो क्या तरकीब बनाई है जी, रंग बदन का तब देखो जब चोली भीगे पसीने में। ये अब ये इतना एरोटिक शेर है ये मीर तकी मीर का। ये एरोटिसिज्म भी नहीं है, दिस इज प्रैक्टिकलिटी। एंड फॉर मी तो मुझे तो ये जैसे कोई आप किसी को एक खंडार दे देते ना, ट्रेजर, तो इसको कुछ कीजिए, आई कैन मेक इट फॉर फिल्म स्टार, आई कैन मेक इट फॉर योर ग्रैंड मदर, आई कैन मेक इट फॉर एनीबडी। उसमें इतनी लियाकत है, मतलब देयर सो मच पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क विद इट कि इतना तो कोई टेक्सटाइल डिज़ाइनर अपनी सारी ज़िंदगी में किसी कंट्री में भी नहीं मिल पाएगा। आप गुजरात कच्छ के इलाके में जाइए,
आप राजस्थान के इंटीरियर में जाइए, जो रंग और जो वो शीशे वाले कलर्स और जो चेहरे और वो लाइन ऑफ टीथ और वो काजल और इतना हुस्न है यहाँ पे जो स्पेक्टिकल है औरतों के आराइश का, लिबास का, वो और कहीं नहीं है। वो एरिड है ना जगह, और जब डेजर्ट्स में होता है एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ भी होती है कि वो शीशे क्यों पहनती है, ये इतने बड़े बड़े घाघरे क्यों पड़ती है। दूर से आपको कोई गुम जाए तो आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि रेगिस्तान में एक तो रंग ज़रूरत होती है, बिकॉज इट्स वेरी मोनोटोन द कलर कॉम्बिनेशंस, और वो माइका मिलता है इनको बहुत, तो उसकी शीशे बनाती हैं। हर एक चीज़, बीड्स, जो भी चीज़ें छोटी छोटी जो एरिड जगह से मिलती हैं, दे पुट इट ऑन टू द एम्ब्रॉयडरीज, कि बहुत ही ब्यूटिफुल कल्चर है वहाँ का। मिडिल क्लास ऑस्टेरिटीज़ जो शहर के अंदर ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा ये मुल्क जो है ये रंगीन है अपने रूरल एरियाज़ में। क्या ये सही है? इंडिया में मिडिल, अपर मिडिल, लोअर मिडिल क्या कहते हैं आई डोंट नो, पर मुझे ये बहुत सालों से कैटेगराइजेशन बुरा लगता है। नहीं, मुझे तो कैटेगराइजेशन होती नहीं है, क्योंकि आई डिज़ाइन फॉर यूरोप, आई डिज़ाइन फॉर अमेरिका, आई डिज़ाइन फॉर इंडिया, और मुझे जो इस कंट्री में जो रंग और जो इसकी जो लहर है वो मैं किसी और कंट्री में देखती नहीं हूँ। तो ये वेदर रूरल एरियाज़ में ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी पुरानी सभ्यता को इतनी अच्छी से जोड़ के रखा है कि उसमें कोई डाइल्यूशन आने नहीं दिया, तो उनके जो शीशे हैं वो वैसे ही चमकते हैं, काजल वैसे ही लगा होता है। पर हमारा मिडिल क्लास जो आप कहते हैं वो बहुत ही कलरफुली ड्रेस करता है। आप कल चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, आप फ्लाइट से उतरेंगे तो सारे काले कपड़े पहन के घूम रही हैं, तो उसमें क्या, ना कोई लिहाज है ना कोई रंग है। इंडिया इज़ वेरी वेरी स्पेशल, और हमारी ये जो परंपरा बहुत पुरानी देर से चली आ रही है वो अभी भी जारू है। आज तक हम लोग अपना कोई एक नेशनल ड्रेस नहीं बना पाए हैं। फर्ज करिए कि राष्ट्रपति भवन में एक बहुत बड़ा बैंक्वेट है, तो वहाँ आप कहिए कि सब एक यूनिफॉर्म इस देश का लिबास पहन के आएंगे, वो क्या होगा? Aren't you enjoying the diversity? I am. एक यूनिफॉर्म की क्या ज़रूरत है? अच्छा, ठीक है। तो हमारे यहाँ फॉर्मल ड्रेस, जैसे कि यूरोप में आपने ब्लैक टाई पहन लिया, फॉर्मल ड्रेस है वो उनका। आप एस्कर्ट रेसेस में चले गए तो आपने टेल पहन लिए, टॉप हैट पहनी, और वो उनका फॉर्मल ड्रेस है। देखिए साइद, एक छोटे से आइलैंड ने जिसने आपको कहा कि ये जो टाई है ये पहनना चाहिए, टॉप हैट इज़ वेरी एस्थेटिक, मैं बिल्कुल नहीं मानती। इसमें क्या सेंस है? दे कॉलोनाइज्ड योर माइंड, देन दे कॉलोनाइज्ड योर ड्रेस। आपको वो इतनी एस्थेटिक लगती है कि आप वही यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। हमारी जो डाइवर्सिटी है वो अपनी अपनी एस्पेक्ट से बनी हुई है, अपनी अपनी रीजन से बनी हुई है, और अपने अपने स्टाइल ऑफ क्लोथिंग से बनी हुई है। आपने जो पहना है, मैंने जो पहना है, इसका कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। देयर इज नो प्रेस्क्रिप्शन कि आप ये पहनिए और मैं ये पहनूंगी, देन वी विल बी एक्सेप्टेड। आई थिंक वी शुड लेट इट रिमेन। हिंदुस्तान के जितने भी इंटरनेशनल पैजेंट्स में हमारी ख़वातीन लड़कियां हिस्सा लेती हैं, उन सबको आप आरास्ता करती हैं। उसमें कोई एक फार्मूला है आपके दिमाग में? एक तो मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया का भी इशू मेरे मन में हमेशा रहता है कि ये कोई एस्पिरेशनली ये जगह है हमको जाने के लिए। पर एक ज़रूर चीज़ है कि इसमें जो विजिबिलिटी है वो बहुत बड़ी होती है, और वो विजिबिलिटी इन अ वे मैंने अपने क्राफ्ट एरियाज़ में जितना काम किया है उसके लिए यूज़ की थी। चाहे जरदोज़ी की आउटफिट्स हों, चाहे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग या बांदनी, ये सब चीज़ें जो हमारे कॉन्शियसनेस से गुम गई थी इंडिया में। या हम तो पोल्का डॉटेड ड्रेसेस, या जो बाहर के, वही कॉलोनाइजेशन की बात है, बाहर के कपड़े पहन के घूमते, या कुछ हम क्रिएट करते जो अपने इथॉस से निकला है। तो ये जो मैंने बनाए थे आउटफिट्स, मैं इसीलिए कहती थी उनको, मिस टाइम्स ऑफ इंडिया से भी, कि यार ये जाएंगी तो ये पहन के जाएंगी एंड दे विल लुक डिफरेंट। और इसलिए उन्होंने पहने, गई भी, एंड दे वन ऑल द पैजेंट्स। तो उनके जो कपड़े थे बिकेम अ टॉकिंग पॉइंट। तो वो आके, एक मनप्रीत ब्रार थी, शी बिकेम द रनर अप फॉर मिस यूनिवर्स। तो एक वो उनका एक राउंड होता है
द क्वेश्चन आंसर राउंड, तो उसमें कोई 25 जजेस बैठे होते थे और कोई 70 लेडी गर्ल्स आती थी। वो सिर्फ मनप्रीत की ड्रेस किसी को याद रही बिकॉज आई गेव हर अ खादी अचकन एंड अ लिटिल गांधी टोपी। वो उसी के बाद में चर्चा होती रही, ये क्या पहना है, कैसे पहना है। बाकी लड़कियों को दे डिडंट इवन रिमेंबर। गांधी टोपी, हाँ, a little white गांधी टोपी, she looked very cute। तो मेरे ख्याल में वहां से आम आदमी पार्टी ने ये लिबास नकल कर लिया। वो बहुत शिक थी आम आदमी पार्टी डूइंग एन आम आदमी टोपी, बट ऑल्सो गुड। पर ये चाहे जो मर्जी पहनो या कोई इंटरनेशनल जो रेगुलेशन है उससे थोड़ा अलग से कपड़े पहने तो दे लुक ब्यूटीफुल। एक या शरारा पहना हो या चुन्नी पहनी हो। अब चुन्नी का कल्चर दुनिया में कहीं रह नहीं गया, ना साड़ी का रह गया, तो दे ऑलवेज बिकेम टॉकिंग पॉइंट। शरारे की आपने बात की, हमारे जहाँ से हम जिस इलाके वहाँ लोग औरतें गरारा पहनती थी। गरारा शरारा, गरारा जरा वो एक ही, वो जरा ज्यादा घेर था। हाँ। और उससे बड़ा जो पुरानी लेडीज पहना करती थी वो फर्शी पजामा, वो फर्शी इतना भारी हो गया वो कि पहन नहीं सकता कोई आजकल। वो बात नहीं है। लुक एट योर गर्ल्स टुडे, दे आर मोबाइल, they have gone to college, they want to look at a computer, they don't want to hang around with clothes जो इतना मुसीबत हो चलने की, आने की, जाने की। तो वो अपने टाइम पे फंक्शनल ज़्यादा हो जाता है। शादी ब्याह के वक्त में दे ऑल वांट टू वेयर समथिंग व्हिच इज लाइक दैट। ये जो कॉस्ट्यूम्स ऑफ इंडिया पे आपने किताब लिखी, उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या था? हमारे कंट्री में ना हम लोग आर्काइव बहुत कमती करते हैं किसी चीज़ को भी। हमारे पास इतनी कलेक्शन है ऑफ टेक्निक्स, टेक्सटाइल टेक्निक्स, और सारी पेट्रनेज रॉयल्टी ने दी थी। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कहीं भी हो, बोरा हो, जो भी, ये जितना भी बेस्ट पेट्रनेज टेक्सटाइल्स को रॉयल्टी ने दी थी। और उनके पास उनके एग्जाम्पल्स बेस्ट वाले पड़े हुए थे, तो उसको मैंने आर्काइव करना शुरू। उसके अलावा क्या और हमारे पास तारीख मौजूद है कि आम लोग, आम ख़वातीन क्या पहनती रही होंगी तब? मेरा ख्याल है मुश्किल ये होती है कि उनके पास, उनके तहखानों में ये चीज़ें रह गई। नॉर्मली कोई ये कपड़े रखता, इंडिया में हमारे पास वो ट्रेडिशन नहीं है कि हम म्यूज़ियम में अपने कपड़े डालें। वो जब ख़राब हो जाता है उसके पुराना गोटा उतार के अगले चीज़ में लगाया जाता है। वो कभी कोई उसको ऐसे रिस्टोर नहीं करता जैसे इंग्लैंड में करते हैं। उन्होंने म्यूज़ियम्स खोल दिए हैं कपड़ों के, हमारे यहाँ तो कभी हुआ नहीं था वो। और ये बड़ी इंटीमेट चीज़ गिनी जाती है कपड़े, स्पेशली वेमेंस क्लोथ्स। तो कोई बाहर दिखाता भी नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल रहा मेरे लिए। पर जहाँ रह गया वो रामपुर के घराने में, उन्होंने अपने कभी कपड़े देखे भी नहीं, ट्रंकों में पड़े हुए थे, तहखाने में पड़े हुए थे। आई वॉज परहैप्स द फर्स्ट पर्सन हु वेंट एंड लोकेटेड देम। तो रिसर्च के लिए तो बहुत अच्छा रहा। 200 साल यहाँ पे अंग्रेज रहा। अंग्रेज के ज़माने में हमने कुछ खोया या कुछ पाया? बहुत खोया। यानी सारा जो हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स थे उन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा के उसको दबा दिया, और सारा का सारा जो इसका कॉमर्स था वो यूरोप चला गया, इंग्लैंड चला गया, और वहीं से छाप के वापस इंडिया में भेज दिया उन्होंने बेचने के लिए। तो हमारी जो रिचनेस थी वो हमने खो दी। अब जाके रिवाइवल हुई आफ्टर प्रफुल्ल जयकार एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय, आफ्टर द फ्रीडम मूवमेंट। और अब अगेन वी आर गोइंग इनटू अ डाइव, क्योंकि क्यों? ग्लोबलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, ये मल्टीनेशनल जब बहुत डीप पॉकेट्स के साथ, बहुत मनी के साथ, इन्होंने जब पूरा फैशन बिजनेस यूरोप में कंट्रोल कर लिया था, तो उनकी पावर इतनी स्ट्रांग है और अभी तक है, जो सारी दुनिया के मीडिया को कंट्रोल करती है। तो आप चाहे जो मर्जी बेचना चाहें, आपकी पावर है टू सेल इट। ये नहीं ज़रूरी कि आप केरला में बैठ के इतनी गर्मी में काले कपड़े पहने, पर वो मीडिया का प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि दैट इज़ एस्पिरेशनल। सडनली एवरीबडी फील्स कि आपने ये नहीं किया तो आप आउट ऑफ फैशन हैं। ऐसे ऐसे वो बदली होगा। क्यों? क्योंकि द पावर ऑफ द रूपी, द पावर ऑफ द कंज्यूमर इन इंडिया इज गेटिंग टू बी स्ट्रॉन्ग। आपका कल को जब कंज्यूमर इतना बड़ा नहीं रहेगा यूरोप में, तो अपने आप द नॉर्मल साइकिल विल हैपन, आई होप,
and India and China will become as powerful as they should be. ऋतु अब बड़ी मुश्किल है साहब। मुश्किल ये है कि एक ज़माने में एक खातून निकली, उनका नाम था ट्विगी। वो साहब एक रीढ़ की तरह ऐसी थीं, और साहब सारी दुनिया कायनात वहीं से शुरू हुआ, यूनिसेक्स, कि लड़का लड़की से compete करने लगा। परफेक्ट बॉडी जो है वो मुख्तलिफ बॉडी है, वो अलग है। चाहे वो मर्द की हो तो वो ग्रीक गॉड नहीं है, अब वो ज़रा सा ज़्यादा एथलेटिक है, और औरत जो है वो उसका परफेक्शन के डायमेंशंस बदल चुके हैं। तो हिंदुस्तान में किस बदन को आप मीडियन और परफेक्ट समझ के चलती हैं? कुछ तो ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये वापस जाता है कॉलोनाइजेशन और मीडिया पे। एक जो आइडियल, ये जो लुक आप कह रहे हैं ट्विगी ने दी थी और मीडिया ने उसको इनकरेज किया है, तो ये जो इमेजेस हैं हमारे पास अपनी अंदर से नहीं आती हैं, ये बाहर से आई हैं। और इसका जो कल्चर है और इसका जो पर्टिकुलरली ऑन द रैम्प, ये जो सारे डिज़ाइनर्स यूरोप के हैं, उनको रैम्प इमेजेस इस टाइप की बॉडी के लिए चाहिए, उनके कपड़े भी इस टाइप की बॉडी के लिए। इंडिया में आई थिंक वी हैव टू रीथिंक, क्योंकि हमारे कपड़े इसमें ना सूट करते हैं, ना ये हम लोग सोचते हैं कि अ वुमन शुड नॉट हैव चिल्ड्रन एंड शुड नॉट एक्सपैंड हर बॉडी, इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ नेचुरल। ये बहुत अननेचुरल एक माहौल है विच आई थिंक वी हैव टू लुक एट अगेन, कि शुड वी एक्सेप्ट इट टोटली विदाउट थॉट, और शुड वी गिव इट अ थॉट कि खजुराहो में वो जो इमेजेस हैं कितनी सुंदर लग रही हैं। आप कारले चले जाइए, जनता चले जाइए, कोई 5th century और 3rd century BC में people didn't have different faces, different bodies, they were normal. To us that is normal. अब ये colonization की वजह से और the media impression की वजह से, if we have to rethink our bodies, I think time has come to rethink this ideal also. ये नहीं होना चाहिए कि you have to get obese. वो भी एक हद तक हो जाता नहीं, मतलब overweight भी is not a great ideal. पर कहीं दोनों में एक सीमा होती है which we have to understand, and according to normal human evolution, वो आजकल is a bit in question. ये एक यूनिफॉर्मिटी जो ये जीन्स की आ गई है, और जो एक डाउडी लुक है, इसका ओरिजिन क्या है? और ये एंटी एस्थेटिक मूवमेंट जो पूरे वेस्ट को ओवरटेक कर लिया है, ये क्या चीज़ है? ये मेरा ख्याल है, मुझे कभी खुद भी नहीं, बिल्कुल लगता नहीं हासियत है, हाँ, कि ये है कि एक ज़माने में women used to dress feminine, कि आप सुंदर लगो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक आपका ख्याल है, जहाँ तक इस कंट्री का ख्याल है, एंड men as well. मिनिमलिज्म जिसको कहते हैं, मतलब कि आप या ड्रेस करेंगे तो आपका you maybe your brain size has become smaller because you're dressing well. ये जो इकट्ठा हो गया है, this thought process, I don't know where it's come from, पर आहिस्ते आहिस्ते इससे क्या हुआ है कि the minimal dressing for women and men, of course, men तो in any case can dress minimally, इंडिया में भी ऐसे करते हैं अब, पर for women to dress so minimally कि you don't even look attractive anymore is a mindset जो मैं आज तक नहीं समझ पाई. Because you know, being feminist, burning bras and looking boring don't go together in my head. क्योंकि you can wear the most beautiful sarees and still be a feminist. इसमें दो तरीके नहीं होते सोचने में. इंडिया में अभी तक हमारे पास ये thought process आया नहीं है, और ना आए तो अच्छा है, क्योंकि all of us want to look good. और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दिस होल बिजनेस ऑफ कलरलेस क्लोथ्स इज अ बॉम्ब. दिस एंटी एस्थेटिक, जैसे कि एस्थेटिक एंड एंटी योर ओन सेल्फ. आप बिंदी पहन लीजिए, चूड़ियाँ पहन लीजिए, बालियाँ पहनिए, यू लुक गुड, यू फील गुड. कोई एज की बात नहीं होती है, बट द मिनट यू गेट मोर एंड मोर मिनिमलिस्टिक, उसमें जो भी आपको जो जैसे अच्छा खाना और अच्छे कपड़े, उसका जो लिहाज है, आप ये सारा कुछ कट आउट करते जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत मिनिमलिज्म हो जाती है. मिडनाइट चिल्ड्रन में आपने कुछ किया था क्या?
मिडनाइट चिल्ड्रन में ये दीपा मेहता की बनाई हुई फिल्म है। उन्होंने मुझे कहा था कि उसमें जो पीरियड एरियाज हैं उसमें उनकी ड्रेसेस डिज़ाइन कीजिए। अब बहुत इंटरेस्टिंग असाइनमेंट था। एक तो वो शुरुआत होती है कश्मीर में। एक कश्मीर में कोई देयर इज़ नो रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि लेडीज़ विमेन का कभी फ़ोटोग्राफ ली नहीं जाती थी उस ज़माने में। तो वो रिसर्च करना कि वो वेडिंग में क्या पहना होगा उस वक़्त में। तो मेरे को आई फाउंड अ वेरी ओल्ड फोटोग्राफर जिनके पास कोई ऐसी माहौल में फ़ोटोग्राफ्स ली हुई थी ऑफ द सिंगर्स, कॉर्टिजन्स। तो उनकी स्टाइल लेके मैंने कश्मीर में, हाँ, वो आई थिंक इट वाज एट निशांत और वन ऑफ दोस गार्डन्स। तो उनको स्टाइल लेके मैंने फिर उसको क्रिएट किया अपने इमेजिनेशन से। फिर उसके बाद जो 2 और शादियाँ हुई, दे वर फ्रॉम अगेन अ मुस्लिम घराना, जहाँ फिर the women were never photographed, huh? At least the bride was never photographed, neither was her mother. तो वहाँ भी I had to study old royal costumes from Rampur, from the Patodi household, from भोपाल। तो उनके ट्रंक्स खोल खोल के जो मुझे नज़र आई, तो मैंने उसके ऊपर आधारित उनकी कॉस्ट्यूम्स बनाई। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि रितु कुमार एक फिल्म एक्सेप्ट करें जहाँ सोच समझ के कि ये हिट होने वाली है और मैं इसका पूरा वार्डरोब मैं डिज़ाइन करूंगी? मेरा ख्याल है हर एक डिज़ाइनर का अपना अपना स्ट्रेंथ होती है। माई स्ट्रेंथ वुड बी इन मे बी जहाँ कोई रिसर्च की ज़रूरत हो, जहाँ कपड़ों में कोई और एडेड ऑन क्वालिटी हो, कि मुझे उसमें हर एक सीन में, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन में, कुछ लेके आना चाहिए, इसीलिए आई डू द फिल्म। और ऐसे ऐसे मेरा ख्याल है इंडिया में शायद फिल्म्स ऐसे हो जाएं जहां आई वुड लाइक टू डू अ फुल फिल्म। पर अभी तक ऐसे होता है कि इंडियन फिल्म में कि आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं, बाकी फिल्म में क्या किसी ने पहना है वो हमेशा उसके साथ कनेक्टेड नहीं रहता। सो जिस वक्त आप जैसे फिल्म्स बनाएं जैसे दीपा डज, कि पूरी आर्ट डायरेक्शन सब कुछ इज़ डाउन टू द लास्ट, मैं घर बैठ के उसकी पूरी कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन करके वी कैन हैव मीटिंग्स, और उसके बाद वो एक बटन नहीं चेंज करेंगे। आपका जो गारमेंट गया वहाँ, उनकी पूरी आर्ट डायरेक्शन है सारी। सलमान रश्दी हैज़ सेड ओके, आपने एक फ़ोटो बना दी, उसके ये येलो है, ये इसके साथ ये पहना जाएगा। ये नहीं जैसे आजकल बड़ी दफ़ा होता है। सलमान रश्दी सेटिस्फाइड हैं? आई थिंक सो, आई थिंक सो। क्या बोले? कह रहे थे बहुत सुंदर थे, कह रहे थे बहुत ऑथेंटिक थे। अच्छा। ये है कि उनको ऑथेंटिसिटी नज़र आई उसमें, और मुझे वो आर्ट डायरेक्शन में बहुत ऑथेंटिसिटी नज़र आई। और ये नहीं कि रात को कह रहे हैं अच्छा चलिए आज तो आई चेंज माई माइंड, आई वांटेड रेड नॉट वाइट, यू नो, ये नहीं होता। तो जब हम लोग इस कैलिबर की फिल्म बनानी शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आई लाइक टू डू अ फिल्म। अब तो घर में बेटा ही बना रहा है फिल्म जी, में। उसकी तो सब मैंने की। अश्विन की तो सारी फिल्म के कॉस्ट्यूम्स मैंने की। अच्छा। जी, जो उसकी ऑस्कर की थी लिटिल टेररिस्ट, उसकी तो कॉस्ट्यूम्स करने में आई हैड टू गो टू भुज, कच्छ में। मैं वही आई वेंट टू द विलेज, वहाँ से ऑथेंटिक कॉस्ट्यूम्स लेके आई, और फ़र्क पड़ता है। इसमें कंपटीशन बहुत है क्या? गारमेंट्स में, जैसे खाने में, जैसे रोज़ के पहनने की चीज़ों में हमेशा कंपटीशन होगा और होना चाहिए, क्योंकि जब डिमांड होगी तो कंपटीशन होगा। और आपको इन माय केस इतना रिच कल्चर है कि इसको आप अगले 100 साल तक भी रिसर्च करते जाइए, यू विल नॉट गेट टू द बॉटम ऑफ इट। द कंपटीशन एक्चुअली मेक्स यू बेटर एट व्हाट यू डू। आपकी ये जो डिज़ाइनर की कम्युनिटी है, इसमें प्लेजरिज्म बहुत है, क्या है? मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि 300 साल पहले आप देखिए क्या हुआ था। पोर्चुगल, इंग्लैंड और फ्रांस, 3 कंट्रीज से डच सारे अपने शिप्स लेके आए थे। क्यों इंडिया में? क्योंकि यहाँ हमको कॉटन के ऊपर वेजिटेबल प्रिंट्स करने आते थे, हमको कॉटन के कपड़े बनाने आते थे। और इंडिया में वो चार्टर लेके स्पाइसेस के लिए नहीं आए थे, वो कपड़ों के लिए आए थे। तो उन्होंने यहाँ से कपड़े ले गए। स्पाइस ट्रेड जो है ये दरअसल सिल्क ट्रेड था। नो सिल्क, कॉटन।
कॉटन छींट का कपड़ा जिसको कहते हैं, कैलिकोस जो बुलाते हैं उनको। फिर वहाँ ले गए तो उनकी ट्रेजरीज ऐसे ऐसे डिप्लीट होनी शुरू कर दी, क्योंकि इतना यहाँ गोल्ड आता था इंडिया में और वो वहाँ डिमांड बहुत थी। तो उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते क्या किया, आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने सीख लिया कि जो इंडिया के वेजिटेबल कलर से कैसे बनाए जाते हैं। कोई जेसुइट आए, कोई ये आए, उन्होंने यहाँ आके डेरा लगाया, 1-2 साल में सीख गए। और फिर यूरोप में जाके उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन से प्रिंटिंग रोटरी में की, हमारे जो हाथ के ब्लॉक की प्रिंटिंग थी। और अब जो पेजरी कहा जाता है वो इंडिया का अम्बी है, और जो छींट और कैलिको प्रिंट्स कहा जाते हैं। क्या आपने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, जो क्या कहा जाता है? पेजरी, जो स्कॉटलैंड में एक सिटी है, वो इंडिया के जामावार शॉल्स के ऊपर उन्होंने सारे कॉपी किया है। और जो कैलिको प्रिंट्स हैं वो इंडिया की कलमकारी एरियाज में मछलीपट्टनम वगैरह से गया। तो प्लेजरिज्म, जो भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है दुनिया को, वो प्लेजराइज हो जाती है। आपके डिज़ाइन किए हुए कपड़े प्लेजराइज हो जाएं, फर्ज करिए ये 1000 रुपए का है आपका लिबास, अब वो जनाब 100 रुपए में चांदनी चौक में बिक रहा है, तो आप तो शॉर्ट चेंज हो गई ना। ऐसे होता है कि प्लेजराइज ज़रूर होता है, आप जो कह रहे हैं। और वो ज़्यादातर जो होता है वो लुक प्लेजराइज होता है। जैसे आपने कहा चलिए हमने बिरयानी बनाई, चावल दिए, उसमें मीट डाला, इसको बना दिया, वो लुक और जो रेसिपी प्लेजराइज हो जाती है। पर उसका जो नाइस पॉइंट्स होते हैं वो जो इसको समझने वाले को पता लगता है। और प्लेजराइज ज़रूर होता है, या पॉपुलर है या लोगों को अच्छा लगता है, पर्टिकुलरली फॉर पीपल, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट ऑल्सो। हाँ, तो प्लेजराइज ज़रूर होता है। पर इसका ऑलवेज हर एक चीज़ का सीमा होती है, कितना प्लेजराइज कोई कर सकता है, कितना अच्छे से कर सकता है। और 1/10 प्राइस में आपको नॉर्मली लगेगा 1/10 उसमें मूल्य होता है उसका। लेकिन एक और भी पहलू है, लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म्स में आजकल इतने बड़े बजट की फिल्म्स हैं कि लड़कियां और एक्ट्रेसेस नए नए लिबास पहनती हैं, और वो जनाब अगर हिट हो गई फिल्म तो वो लिबास भी चल दिए और चल पड़े, फिर वो से एक पूरी मार्केट तैयार हो गई। तो इसमें आपका जो बुटीक कल्चर है वो बिल्कुल महदूद होकर रह जाता है ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती ये बात को, क्योंकि एक ज़माने में जो फिल्म्स होती थी, क्या करते थे हम लोग, वो मार्लिन मोनरो की ड्रेसेस हम लोग कॉपी करते थे, सारी उसकी लुक अलाइक्स मिलती थी सब जगह, चाहे पसंद आए नहीं आए, आपको सूट करें नहीं करें। दैट वॉज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस। आजकल इंडियन फिल्म्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और आहिस्ते आहिस्ते इंडियन फिल्म्स भी, जैसे आप मिडनाइट चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, दीपा मेहता की, वो जो टाइप की, वो लेवल की जो फिल्म बननी शुरू हो गई हैं, दे एम्प्लॉइंग इंडियन डिज़ाइनर्स ऑफ अ लॉट ऑफ टैलेंट। तो आजकल क्या प्लेजराइज हो रहा है, एन इंडियन आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा ये हो रही है, और अ वेरी हाई क्लास प्लेजराइजेशन। तो दैट इज़ नॉर्मल। पर आप किस चीज़ को प्लेजराइज कर रहे हो ये भी देखिए, उसका पूरा माहौल बदल गया। एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज़ अ सोल ऑफ गुडनेस इन ऑल थिंग्स इविल, हर बुराई में एक अच्छाई छुपी हुई है। एंड इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। हाँ बिल्कुल। और रितु, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, इतना अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।